हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new chapter, and the name of the chapter is biotechnology principles and processes. So in this chapter we are going to start the introduction part of this chapter, and in the introduction part we will discuss about the what is biotechnology and how it is useful for us. Okay, first of all, I will like to present or introduce myself, and I am Chetan Dev, PGT Biology, and I am presently working in Kendriya Vidyalaya number 2, Hatiwadkala, Dehradun. So let's start this chapter. Okay, so since this I am making this video or this chapter for the students of the Kendriya Vidyalaya of Dehradun region. So I would like to continue with both the languages, with Hindi and English. So I think you will be comfortable with this. So let's start. First of all, I have to introduce what is biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी एक बिल्कुल ही लेटेस्ट और न्यू ब्रांच है साइंस का, जहाँ पे दो अलग अलग विषयों को जोड़ करके एक नया सब्जेक्ट तैयार किया गया। जैसा नाम से पता चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ branch of science. In it is bio plus technology. Okay, so bio plus technology, as name suggests, it is biological science, and technology is basically deal with engineering. So it's a combination of biology and engineering sciences. So we have to define what is biotechnology. Means in biotechnology, it is the use of living systems and organisms to develop or make useful products or any technological application that uses biological systems, living organisms or derivative thereof to make or modify products or processes of specific use. What does it means? एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी को अगर आपको समझना है तो आप इसको सिर्फ इतना समझिए कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट या एनिमल के सेल को लेकर या उनसे प्राप्त होने वाले किसी भी चीज़, जैसे उनमें अवेलेबल कोई बायोमोलिक्यूल है, कोई एंजाइम है, कोई हार्मोन है, उनका इस्तेमाल करके अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए या कोई ऐसा प्रोसेस बनाए जो इंसानों के लिए यूज़फुल हो, तो हम उसको कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। अगर सिंपल भाषा में अगर इसी डेफिनेशन को आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल सेल्स और देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। यानी कि किसी भी जो जीव है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसका या उससे प्राप्त होने वाली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो इंसानों के लिए यूज़फुल है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी की जो एक डेफिनेशन है जो दी गई है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड द EFB। तो EFB ने जो डेफिनेशन दी है, आपको इसको शेष शब्द याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ स्पेशल डेफिनेशंस होती है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये जो बात है, ये सेम जो हमने बताई है वो वही है, पर इन्होंने अपने शब्दों में उसको डिफ़ाइन किया गया है। तो आपको अगर डेफिनेशन जब ये यूज़ करनी है तो आप ऐसे ही यूज़ करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये शब्द बायोटेक्नोलॉजी है, ये दिया किसने? ये जो है, ये शब्द जो है, ये मिस्टर कार्ल इरेकी, EREKY, कार्ल इरेकी ने दिया था 1919 में। ओके, इन्होंने ये शब्द कॉइन किया था कि बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ मॉडर्न साइंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम जो है
अभी स्टार्ट किया है। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत साल हो गए हैं, या हमारे पूर्वजों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे oldest form of biotechnology is what it is making of bread and curd with the help of microorganism। आपको पता है, आपने पढ़ा भी है कि जो दूध है, दूध से ज़्यादा न्यूट्रिटिव दही है। दूध से ज़्यादा जो जब दही बन जाता है दूध से, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ बढ़ जाती है, उसमें जो है ज़्यादा पोषक तत्व आ जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सिंपल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करके हमने दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह आटे को ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो लोग ब्रेड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सिंपल सैक्रोमाइसिस या यीस्ट का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, एक आटे को इसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। और उसी तरीके से लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करके हमने किसका इस्तेमाल कर दिया, दूध से हमने दही बना दिया। ओके, सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लाइकवाइज दिस, जैसे हम बता रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत सालों से हो रहा है। जैसे हमारे पूर्वज या लगभग वर्ल्ड में हर जगह फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम वाइन और अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस का जो है बेवरेजेस का इस्तेमाल कर या जो है इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ये किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो अब आप सोचिए कि एक सिंपल फ्रूट जूस है या मोलेसिस है या फिर कोई ऐसा सिंपल स्टार्ची फूड है जिसकी की मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसको हमने यीस्ट का इस्तेमाल करके और क्या किया, हमने उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और अल्कोहल के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा मिल गए। इससे एक देश की इकोनॉमी है वो भी चल रही है, लोगों का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको हम यीस्ट बोलते हैं, जिसने क्या कर दिया, देखिए एक सिंपल सी चीज़ को या एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है आपका अल्कोहल में। तो अल्कोहल जो है ये एक वर्ल्ड इकोनॉमी को डिराइव कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके प्रिंसिपल्स को जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो आज जो बायोटेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी हमारे सामने कैसे आ पाई या किस कारण आ पाई, इसको समझना होगा। सो द टू इम्पोर्टेंट टेक्निक्स विच इनेबल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कि बायोटेक्नोलॉजी आज आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही हर जगह बायोटेक्नोलॉजी का आज यूज़ हो रहा है। तो ये इस फॉर्म में, इस जो हमने बताया एक रॉ फॉर्म जो जहाँ पर सिर्फ दूध से दही बनाया जा रहा था या फिर जो है कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल बनाया जा रहा था, उससे आज हम बहुत आगे बढ़ गए। और इस डेवलपमेंट के पीछे कौन सी टेक्निक्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहली जो टेक्निक रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज़ द अल्टरेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज फिनोटाइप ऑफ होस्ट। And this technique is called as genetic engineering. Means genetic engineering has enabled or we can say developed the modern biotechnology. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कि यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हम डीएनए और आरएनए को चेंज कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम किसी भी जीव के डीएनए को या आरएनए को चेंज कर सकते हैं। और जब उस अल्टर्ड डीएनए को या चेंज्ड डीएनए को जब हम किसी ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, तो उसका फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरी टेक्निक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आपकी मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। स्टेराइल कंडीशन मीन्स देखिए, हमारे वातावरण में आपके आसपास हर समय हजारों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या एक पर्टिकुलर जो फंगस है वो ग्रो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनवांटेड को हटाना पड़ेगा, तभी वो क्या होंगे, ग्रो होंगे। तो इस कंडीशन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं जिनसे कि हमें कुछ मैन्युफैक्चर करना है, जैसे वैक्सीन, एंजाइम, बेवरेजेस
या फिर कोई ड्रग्स इस्तेमाल करनी है या बनानी है, तो उन्हीं का हम ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और बाकी सभी की ग्रोथ को हम क्या कर देते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं या उनको हटा देते हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं या ये दो टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आज बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े साइंस के रूप में क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसमें हम बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है या हम ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के जो आउटकम्स होते हैं वो क्लोन्स होते हैं। क्लोन्स होते हैं मीन्स दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। यानी कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, एक CBSE में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वाई द फार्मर्स प्रीफर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसके पीछे कारण यही था कि भाई जो फ्रूट्स के एक अच्छा फ्रूट है तो उसको हम बार बार क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उगाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या इसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं, इट लीड्स टू वेरिएशन। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस कोज होते हैं या जो है पैदा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि कुछ अनडिज़ायरेबल जीन्स और कुछ डिज़ायरेबल जीन्स जो है वो आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर एक कटिंग के द्वारा एक आम के पेड़ की टहनी लगाएंगे तो जिस पेड़ की टहनी लगाई गई है उस पर लगने वाले आम उसी के जैसे होंगे, पेरेंट प्लांट जैसे। परंतु अगर आप उसी पेड़ के आम की गुठलियों से अगर पेड़ लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी के जैसे मीठे या रसीले हो, उसमें उनके शेप, साइज़ और उसके टेस्ट में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए जो है हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें सिर्फ डिज़ायरेबल जीन्स चाहिए, अनडिज़ायरेबल जीन्स हमें हटाने हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, वी आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस only one set of desirable genes without introducing undesirable genes in target organisms। तो हमें वेरिएशन तो चाहिए, हमें उन्नति करनी है, पर हम चाहते हैं कि अनडिज़ायरेबल चेंजेस न आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो जीन्स अच्छे हैं उनको रखते हैं, जो जीन्स अच्छे नहीं हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो देखिए, जो टेक्निक जिसकी हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो उसमें देखिए क्या है। सबसे पहले कि टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है। सबसे पहले हम एक रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA का मतलब क्या है। रिकॉम्बिनेंट, री मीन्स अगेन एंड कॉम्बिनेंट मीन्स कंबाइन, मीन्स हमारा एक DNA है पर उससे हम खुश नहीं है क्योंकि उसमें अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल और डिज़ायरेबल दोनों जीन्स है। तो हमने अनडिज़ायरेबल जीन्स हटा दिए और डिज़ायरेबल जीन्स डाल दिए, तो वो जो नया DNA बन गया उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, यानी हमने उसको दोबारा से काट छाट के हटा दिया है या जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको हम देखिए, रिकॉम्बिनेंट DNA को हम rDNA भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, rDNA, या फिर इसको हम एलियन DNA। एलियन DNA मीन्स अगर कोई बाहर से कोई नया DNA डाला है तो उसको हम एलियन DNA भी कह देते हैं। अब एक जो बात है वो ये है कि जो हमने DNA डाल तो दिया या एक DNA बना लिया रिकॉम्बिनेंट DNA, वो अपने आप अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि देखिए, उसको अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए उसको होस्ट जीनोम के साथ जोड़ना पड़ता है। जब वो होस्ट जीनोम के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पर होस्ट जीनोम के अंदर एक प्रेजेंट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो किसी भी DNA के रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है या स्टार्ट करता है। तो हमने DNA बना तो लिया, पर वो DNA आगे मल्टीप्लाई करे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पहुँचे, उसके लिए उसको एक होस्ट जीन में हमें क्या करना पड़ेगा, होस्ट जीनोम में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जब वो होस्ट जीनोम में इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पर वो रेप्लिकेट करेगा बिकॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द होस्ट DNA। ओके, अब जो होस्ट DNA जो है वो क्या कर रहा है, वो रेप्लिकेट कर रहा है। एलियन DNA लिंक विद द होस्ट DNA रेप्लिकेट्स एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ अलॉन्ग विद द होस्ट DNA। वो होस्ट DNA के साथ ही अपनी कॉपीज़ भी बढ़ाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोनिंग। क्योंकि क्लोनिंग में क्या हो रहा है, जब वो DNA अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है तो उसकी कॉपीज़ बन रही है, तो कॉपीज़ एग्जैक्ट कॉपीज़ बन रही है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द क्लोनिंग। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं और अब हम इस नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ द
जेनेटिक इंजीनियरिंग और वी कैन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए। ओके, सो वो टूल्स कौन कौन से होंगे? देखिए, जो टूल्स जो है हमें बनाने हैं वो कैसे होंगे? टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर जो है हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए क्या चाहिए? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं कि देखिए, मैं अभी आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाने वाला हूँ, पर उसको समझने से पहले आप ऐसा समझिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या चीज़। देखिए, डीएनए बहुत छोटा पार्टिकल होता है जो नेकेड आई से तो क्या बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना उसको पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में अब उस इतनी छोटी चीज़ के साथ हमने बताया कि भाई अनडिज़ायरेबल जीन्स को काट के हटाना है, डिज़ायरेबल जीन्स उसके साथ जोड़ने हैं। तो इतनी छोटी चीज़ जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही, माइक्रोस्कोप से भी देखना बड़ा मुश्किल है, उसको हम काटेंगे कैसे? तो उसके लिए स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए जिनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? ये किसी भी डीएनए को के टुकड़े कर सकता है, काट सकता है। ठीक है, कैसे काट सकता है, कहाँ से काट सकता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए हमें, वो क्या चाहिए? वो चाहिए हमें किसी भी डीएनए को काटना। अब काटने के बाद अब उसको हमें क्या करना है? उसको जोड़ना है। ठीक है, या उसको मैंने कहा कि होस्ट जीन तक पहुंचाना है या होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाना है। अब उस होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए एक प्लाज्मिड वेक्टर। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए? दैट इज़ द वेक्टर। तो वेक्टर या सबसे अच्छा वेक्टर जो होते हैं वो प्लाज्मिड्स होते हैं। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स एक्चुअली जो बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर एक तो उनका अपना खुद का, दिस इज कॉल्ड द जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? जीनोमिक डीएनए। और इसी जीनोमिक डीएनए के बाद इसमें कुछ छोटे 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 एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होते हैं, और इन छोटे छोटे जो है इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इनको हम? प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं ये क्रोमोजोमल डीएनए के अलावा होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल। जो आपका क्रोमोजोमल डीएनए है उसके अलावा होते हैं। एंड दे कंटेन सर्टन प्रॉपर्टीज लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी एंड सम मोर प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा या ये रेप्लिकेट करेगा, तो ये प्लाज्मिड डीएनए भी इनके अंदर क्या करते हैं? रेप्लिकेट होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन प्लाज्मिड्स को बाहर निकालना पड़ेगा, और इन प्लाज्मिड्स को काट करके और हमारा जो डीएनए है वो इसके अंदर, जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, और इस प्लाज्मिड को वापस से इस होस्ट में क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा तो उसके साथ साथ ये प्लाज्मिड डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, और प्लाज्मिड डीएनए के अंदर लगा हुआ हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो भी रेप्लिकेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए प्लाज्मिड। पर प्लाज्मिड को चलो हम काट देंगे, किससे काट देंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और हमारे पास हमने अपना डिज़ायर्ड डीएनए जो है वो भी हमने लेके आगे, काट करके लेकर के आगे, किससे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। पर अब इस प्लाज्मिड डीएनए को और जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसको जोड़ेगा कौन? जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। कौन करता है? डीएनए लाइगेज। तो जो ये डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो करता क्या है कि जो डीएनए, कटे हुए डीएनए हैं उनको जोड़ करके और नया डीएनए बनाता है। ओके, और जो नया डीएनए बन गया जिसमें क्या है? जो आपका होस्ट डीएनए है, और साथ के साथ में क्या है? होस्ट डीएनए मीन्स जो आपने बैक्टीरिया से निकाला है, और साथ के साथ उसमें क्या है? जो आपने इंट्रोड्यूस किया है। तो अब वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि दो डीएनए को जोड़ करके हमने एक नया डीएनए बना दिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा? किसी सूटेबल होस्ट में एंटर करवाना पड़ेगा जहाँ पर वो होस्ट रेप्लिकेट हो और उसके साथ साथ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या डीएनए भी रेप्लिकेट हो। तो देखिए, अब ये सारा का सारा प्रोसेस किसने स्टार्ट किया? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। किसने किया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट
बोयर ने कब? 1972 में। इन्होंने क्या किया था कि साल्मोनेला टाइफिमरियम नाम का जो बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड क्रिएट करता है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एक इसी तरीके का एक जो है प्लाज्मिड लिया, और प्लाज्मिड के अंदर उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इन्होंने किस में डाल दिया? ये साल्मोनेला टाइफिमेरियम में डाल दिया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि साल्मोनेला टाइफिमेरियम जिसमें ये डाला है वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है, तो इस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड का पहला जो है क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन को जाता है। चलिए, तो ये स्लाइड के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम चलते हैं तो हम बताएंगे आपको कि भाई अब करना क्या है। देखिए, अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें क्या करना है? इसको ट्रांसफ़र करना है एक सूटेबल होस्ट में, जो मेनली जो है एस्केरिशिया कोलाई या जो इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो जिनको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है किसमें? जो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च में। ओके, अब देखिए, अब ये डीएनए क्या करना है कि आपका होस्ट में जा कर के क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के लिए उसको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये किसका यूज़ करेगा? ये डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पर है? ये होस्ट का डीएनए है, या जो होस्ट के सेल के अंदर है, होस्ट के सेल के अंदर ही डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये वहाँ से उसका इस्तेमाल करके और जो है अपनी कॉपीज़ बनाएगा, डिवाइड करेगा, और ये क्या कहलाएगा? क्लोनिंग। क्लोनिंग, अपनी खुद की सेम एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाना क्या कहलाता है? जो कहलाता है क्लोनिंग। तो इस तरीके से हमने क्या किया पूरा स्टेप, अभी हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। तो हमें क्या करना क्या होता है? देखिए, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या उसमें बनाने के लिए हमें करना क्या होता है? द बेसिक स्टेप इन जेनेटिकल मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। मतलब मुझे चाहिए कोई एक जीन चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ कि इंसुलिन। तो इंसुलिन बनाने के लिए मुझे जो अपना डीएनए मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? वो मुझे अपने पेनक्रियाज के जो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है उसके अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वहाँ से वो मिलेगा। वहाँ से मैंने क्या किया? उस सेल को लिया वहाँ से, जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स में से मैंने क्या किया? उसका डीएनए आइसोलेट कर लिया। डीएनए आइसोलेट करने के बाद मैंने क्या किया कि उस डीएनए के टुकड़े किए, और जो अनवांटेड टुकड़े थे वो हटा दिए, और जो वांटेड, जहाँ पर इंसुलिन को कोड करने वाला जीन है, वो हमने ले लिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से लेने के बाद हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब उस डीएनए को किसी सूटेबल होस्ट में डालना है। मतलब पहले मुझे एक प्लाज्मिड लेना है, प्लाज्मिड के साथ उसको लिंक करना है, और फिर उसके बाद प्लाज्मिड के साथ लिंक करने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं उसको किसमें आपके इसमें जोड़ दूंगा या डाल दूंगा किसी इकोलाई वगैरह जैसे बैक्टीरिया में। अब जो है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर टू द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। अब मुझे उसको ऐसी कंडीशंस देनी है कि वो रेप्लिकेट हो, और रेप्लिकेट होने के बाद वो क्या करे? वो आगे जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड हो वैसे वैसे मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, और वो अपने आप को उस सेल में एक्सप्रेस कर सके, और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मुझे दे सके। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, और अब आप आगे हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मुझे करना क्या है, ये है मैं स्टेप 1 में जो बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया लिया मैंने, ठीक है, इस बैक्टीरिया में से मैंने प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया। ये छोटा सा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। अब ये प्लाज्मिड को आइसोलेट कर करके यहाँ से मैंने इसको एक कैंची जो दिखा रखी है आपकी बुक में, तो एक कैंची नहीं है, ये कैंची क्या है? ये जो कैंची जो दिखा रखी है, ये कैंची मोलिकुलर सीजर है, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल रहे हैं। इस एंजाइम से हमने क्या किया? इसको यहाँ से और यहाँ से काट लिया, काट दिया। काटने के बाद मैंने क्या किया? अब इसके अंदर ये जो मेरा जो ये पिंक कलर में दिखा रखा है, ये क्या है? ये मैंने बीटा सेल से वो जीन निकाल के पहले से ही आइसोलेट करके रखा हुआ है, जिसमें कि इंसुलिन को कोड करने के लिए जीन है। मैंने क्या किया? उस जीन को, और हमने क्या किया? इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। किसकी सहायता से? लाइगेज एंजाइम की सहायता से।
तब लाइगेज की सहायता से हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसको हमने वापस से किस में इंट्रोड्यूस करवा दिया, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया स्टेप 4 में, उस बैक्टीरिया में, ई कोलाई में। और ई कोलाई को हमने स्टेराइल कंडीशंस दी, जिससे कि क्या हुआ कि ई कोलाई मल्टीप्लाई होती चलेगी, और इसमें प्रेजेंट जो हमारा इंसुलिन वाला जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ये इंसुलिन मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपने डिजायर्ड जीन है वो निकाल लिया। अब इंसुलिन जो भी डायबिटिक मरीज़ है उनको आप इंसुलिन यहाँ से दे सकते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं। तो ये आज के लिए जो है इतना ही, ये लास्ट हमारा जो है स्लाइड है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के बारे में बताएंगे कि भी कैसे कैसे जो है इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, पर फिर भी जो है लास्ट स्लाइड आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसी जो पहले वाला है उसी को हमने थोड़ा ग्राफिकल या चार्ट के रूप में थोड़ा सा बताया, जिससे कि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। जो हमारा इंसुलिन वाला जीन है उसको हमने आइसोलेट किया, उसको हमने क्या किया, काटा, या जो डीएनए काटा, और उसमें से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने ले लिया। यानी कि यहाँ पर जो इंसुलिन वाला है, इंसुलिन कोड करने वाला जीन है, वो हमने यहाँ से बीटा सेल्स में से ये हमने निकाल लिए। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक वेक्टर डीएनए या जिसको प्लाज्मिड डीएनए है उसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसको हमने क्या किया, एक होस्ट में या जो कि ई कोलाई है वहाँ पर हमने इसको डाल दिया। और उसके बाद ई कोलाई को हमने जो है स्टेराइल कंडीशंस दे करके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कल्चर मीडिया या एक ऐसा न्यूट्रिटिव मीडिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ई कोलाई ग्रो कर सकते हैं, वो उनको ग्रो करवाया। और जो जैसे जैसे ई कोलाई ग्रो करेगा, वो सेल्स जो है जिसमें एक फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उस सेल को ट्रांसफॉर्म कर देगा, और जो है आपको इंसुलिन मिल जाएगी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम किस तरीके से जो है एक प्रोडक्ट या जो है कोई ऐसा यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये प्रोसेस या ये जो पूरा का पूरा जो है जो हमने बताया, ये इतना आसान नहीं है, पर फिर भी जो है इसको करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो हम अपने अगले टॉपिक में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।